की इस भव्य ऐतिहासिक इमारत की जगह तब टीन का शेड भर हुआ करता था। आज से 107 साल पहले जब भारतीय रेल ने अपने सफर की शुरुआत की थी, तब ये जगह छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से नहीं बल्कि बोरी बंदर के नाम से जाना जाता था। 16 अप्रैल 1853 की उस दोपहर को यहाँ के माहौल में गजब का उत्साह था। लोग बैलगाड़ी और तांगों पर सवार होकर दूर दूर से आए थे हिंदुस्तान में रेल के पहले सफर का गवाह बनने। तब शायद ये लोग भी कहाँ जानते होंगे कि वो एक ऐसी घटना के साक्षी हैं जो आने वाले दिनों में भारत की तस्वीर बदल देने वाली है। अंग्रेजों के प्रशासनिक इस्तेमाल के लिए भारत लाई गई छुक-छुक गाड़ी पर सवार होकर आजादी का आंदोलन भी आने वाले वक्त में रफ्तार पकड़ने वाला था। 16 अप्रैल 1853 को बंबई में आम अवकाश का दिन घोषित कर दिया गया था। दोपहर होते ही छुट्टी मनाने वालों की भीड़ बोरी बंदर की ओर बढ़ने लगी थी। 3:30 बजे से ठीक पहले शहर की 400 हस्तियां फॉकलैंड स्टीम इंजन से जुड़े ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे के 14 चमचमाते डिब्बों पर सवार हो चुकी थी। फायरमैन ने जोर जोर से आग में कोयला झोंकना शुरू कर दिया। फॉकलैंड इंजन ने एक लंबी सांस भरी और आसपास के लोग भाप के बादल से ढक गए। फिर ड्राइवर ने सीटी बजाई। भारतीय रेल का सफर शुरू हो चुका था। उमस भरी दोपहरी में 21 तोपों की सलामी से आसमान गूंज उठा। भारतीय रेल का सफर शुरू हो चुका था। भारत की पहली रेलगाड़ी ठाणे तक के 35 किलोमीटर के सफर पर गरजती दहाड़ती निकल पड़ी थी। भारत में पहली रेल बेशक 16 अप्रैल 1853 को चली हो, लेकिन इसका ताना बाना 1840 के दशक में ही बुना जाने लगा था। ब्रिटिश और भारतीय कारोबारी इस पर काफी जोर दे रहे थे। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के दादा प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर उनमें अहम थे। 1844 में टैगोर एंड कंपनी ने ये ऑफर तक दे डाला कि अगर कोलकाता से वर्धमान कोलफील्ड तक रेलवे लाइन बनाई जाती है तो इस पर आने वाले खर्च का 1/3 हिस्सा कंपनी उठाने को तैयार है। इस कवायद का कोई नतीजा निकलता इससे पहले द्वारकानाथ टैगोर का निधन हो गया। हालांकि नई रेल लाइन के लिए ब्रिटिश कैबिनेट से कोलकाता और मुंबई दोनों को मंजूरी मिल गई थी। 1853 तक हावड़ा से पांडुआ तक 61 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक भी तैयार हो गया था, लेकिन एक हादसे ने रेल के इतिहास में कोलकाता को पीछे धकेल दिया। मुंबई और हावड़ा की ट्रेनों के लिए लोकोमोटिव इंजन और रेल के डिब्बों से लदे सभी जहाज ब्रिटेन से एक साथ ही रवाना कर दिए गए थे, लेकिन कोलकाता के लिए इंजन लेकर रवाना हुआ जहाज गलती से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा पहुंचा तो वहीं रेल डिब्बों से लदा जहाज समुद्र में ही डूब गया और इस तरह कोलकाता के लिए रेल का इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो पहली ट्रेन शायद मुंबई की बजाय कोलकाता में दौड़ी होती। खैर, ब्रिटेन से दूसरा इंजन भेजा गया जो ऑस्ट्रेलिया होते हुए कोलकाता पहुंचा और फिर 28 जून 1854 को पहला ट्रायल रन हुआ। इसके बाद 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के बीच रेल सेवा शुरू की गई। आज जो हावड़ा स्टेशन है ये तब नहीं था और यहाँ से दक्षिण की ओर बढ़ने पर स्टेशन के नाम पर एक टीन का शेड था। सिंगल लाइन के दोनों तरफ संकरे प्लेटफॉर्म बने हुए थे। मौजूदा हावड़ा जंक्शन तो 50 साल बाद 1901 से 1906 के बीच बनकर तैयार हुआ। मुंबई और कोलकाता में ट्रेन क्या शुरू हुई, देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर दौड़ शुरू हो गई और इस दौड़ में देसी रियासतों से लेकर राजघराने तक शामिल थे। बहरहाल दक्षिण भारत में पहली रेल 1 जुलाई 1856 को मद्रास से औरकट के लिए चली। फिर उत्तर भारत में रेल की नींव पड़ी इलाहाबाद से कानपुर के बीच। 119 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड पर रेलगाड़ी दौड़ी 1859 में। दक्षिण में रेल सेवा को लेकर हैदराबाद के निजाम और मैसूर के महाराजा ने भी काफी दिलचस्पी दिखाई। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि ट्रेन के आने से आम लोगों की जिंदगी में कितने क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकते थे। कहते हैं कि हैदराबाद के निजाम किसी भी कीमत पर अपने राज्य को रेल नेटवर्क से जोड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी बनाई
जिसने 1869 में सिकंदराबाद से हैदराबाद रेल लाइन बनाने का काम शुरू किया। सिकंदराबाद के इस रेलवे स्टेशन को बनाने का काम 1870 में शुरू हुआ और 4 साल बाद 1874 में सिकंदराबाद बाड़ी रेल लाइन शुरू हुई। यह सिलसिला 70 से 80 साल चला और 1950 में जब इस राज्य का विलय स्वतंत्र भारत से रहा तो हैदराबाद के पास अपना 688 किलोमीटर का रेल नेटवर्क था। शान शौकत के लिए मशहूर हैदराबाद के निजाम की रेलगाड़ी भी अनोखी थी। निजाम जिस कोच में सफर करते थे उसे सोने की परत और हाथी के दांत से सजाया गया था। ये तस्वीर उसी कोच की छत की है जिसे चांदी से बनाया गया था और किनारों को सोने की परत से सजाया गया था। इस बीच भारत में रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम काफी जोर शोर से चल रहा था। इसमें ज्यादातर विदेशी कंपनियां थी जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश हुकूमत ये जान चुकी थी कि रेलवे की बोगियों का इस्तेमाल सिर्फ माल ढुलाई ही नहीं बल्कि देश में हो रहे किसी भी विद्रोह में सैनिकों को लाने ले जाने के लिए भी किया जा सकता है। रेलवे में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया। इस वक्त तक ट्रेनों में अच्छी खासी तादाद में लोग सफर करने लगे थे और इसी के साथ सुविधाओं को लेकर भी मांग उठने लगी थी। सबसे बड़ी मांग थी चलती ट्रेन में शौचालयों की व्यवस्था की। साल 1894 में फर्स्ट क्लास के डिब्बों में ये व्यवस्था कर दी गई, लेकिन उससे नीचे की श्रेणियों में सफर करने वाले लोगों को काफी मुश्किल होती थी। इस कड़ी में ओखिल चंद्र सेन नाम के एक शख्स की चिट्ठी का जिक्र जरूरी है जो उन्होंने 1909 में साहिबगंज डिविजनल रेलवे ऑफिस को लिखी थी और जो दिल्ली के रेल म्यूजियम में अब भी संभाल कर रखी हुई है। मैं अहमदपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरा था क्योंकि मेरे पेट में कुछ गड़बड़ चल रही थी। अभी मैं शौच कर ही रहा था कि ट्रेन के गार्ड ने सीटी बजा दी। मैंने जल्दी से अपनी धोती पहनी और लोटा उठाकर ट्रेन पकड़ने दौड़ा। धोती मेरे पैर में फंस गई और मैं गिर पड़ा। मेरी धोती भी खुल गई और इस हाल में मुझे प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोगों ने देखा। अगर एक आदमी शौच करने के लिए ट्रेन से उतरता है तो क्या गार्ड को 5 मिनट देरी से सीटी नहीं बजानी चाहिए? इसलिए मेरे माई बाप, आप पब्लिक की भलाई के लिए उस गार्ड पर जुर्माना लगाइए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अखबारों में रिपोर्ट करूंगा। गार्ड पर जुर्माना तो नहीं लगाया गया, लेकिन रेलवे ने सेन बाबू की चिट्ठी पर कार्रवाई करते हुए सेकंड क्लास के डिब्बों में भी टॉयलेट्स जरूर बनवा दिए। हिंदुस्तान में राजधानी एक्सप्रेस जैसी पूरी तरीके से वातानुकूलित ट्रेनें तब शुरू हुई जब पहली ट्रेन को दौड़े 100 साल पूरे हो चुके थे। ये कोशिश कई साल पहले ही शुरू कर दी गई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1934 में जब पहली बार एसी ट्रेन की शुरुआत की गई तो डब्बों को ठंडा रखने के लिए बर्फ की सिल्लियों का इस्तेमाल किया गया। ये ट्रेन फ्रंटियर मेल थी। रेलवे के सफर में सुविधाओं के विस्तार का ये सिलसिला लगातार जारी रहा। आज देश के कमोबेश हर राज्य की राजधानी इस तरह की एसी ट्रेनों से सीधी जुड़ी हुई है। शताब्दी एक्सप्रेस जैसी सुपरफास्ट और वातानुकूलित डे ट्रेनें हैं जो देश के बड़े शहरों को आपस में आरामदायक सफर से जोड़ती हैं। लेकिन शुरुआत में इस बात पर बड़ी बहस हुई थी कि भारत जैसे गरीब मुल्क में एसी ट्रेनों की क्या जरूरत है। शायद यही बहस बाद में गरीब रथ, दुरंतो एक्सप्रेस और जन शताब्दी जैसी ट्रेनों की शुरुआत का आधार बनी। ये सच है कि इन ट्रेनों के शुरू होने से पहले स्लीपर बोगी में यात्रा करने वाले लोग एसी कोच की खिड़कियों में लगे काले शीशों को बस हसरत भरी निगाहों से देख ही सकते थे। पिछले 160 सालों में भारतीय रेल ने एक लंबा सफर तय किया है। आज भारतीय रेल एक प्रबंधन के तहत दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है।
दिल्ली के रेल म्यूजियम में इन तमाम सुनहरी यादों को करीने से संजोकर रखा गया है। आपको भी ले चलते हैं यादों के इस छोटे से सफर में। ये है बीते दौर का सबसे छोटा रेल इंजन। एक खिलौने की तरह दिखने वाले इस इंजन का इस्तेमाल असम की एक कोयला खदान में किया जाता था। इसी म्यूजियम में भारी भरकम गॉरेट इंजन भी है। ये इंजन बिना किसी मुश्किल के 2400 टन का वजन खींच सकता था। हालांकि आज के 9000 हॉर्स पावर से भी ज्यादा ताकत वाले डीजल रेल इंजन के मुकाबले ये इंजन कहीं नहीं ठहरते, लेकिन अपने दौर में ये सबसे ताकतवर इंजनों में से एक था। कभी मौका मिले तो आप भी भारतीय रेल के इतिहास को जानने और समझने के लिए इस रेल म्यूजियम में जरूर आइए। यहाँ की हर चीज में रेल का रोचक और रोमांचकारी इतिहास छुपा हुआ है। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं इतिहास से अब रेलवे के वर्तमान की ओर और रेलवे की मौजूदा हालात पर नजर डालते हैं। आज भारतीय रेल का नेटवर्क 64,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। भारतीय रेल अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क। कोई 15,000 रेलगाड़ियां इस नेटवर्क पर दौड़ती हैं और 6,000 से ज्यादा स्टेशन हैं। करीब 2 करोड़ लोग रोज ट्रेनों के जरिए सफर करते हैं। रेलवे देश में सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराने वाला सेक्टर है और दुनिया में ये 8वें नंबर पर है। इस वक्त रेलवे में 14 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। लेकिन भारतीय रेल की कामयाबी की कहानी सिर्फ आंकड़ों के जरिए जाहिर नहीं की जा सकती। अगर आपको इन्हें जानना है तो कभी नीलगिरी और हिमालय जैसे दुर्गम पहाड़ों से और कोंकण के मुश्किल रास्तों से गुजरती रेलगाड़ियों में सफर करके देखिए। फिर समझ पाएंगे कि भारतीय रेल सिर्फ एक नेटवर्क का नाम नहीं, उस धमनियों का नाम है जिससे होकर इस विशाल देश में ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब महाराष्ट्र के मुंबई से कर्नाटक के मैंगलोर को जोड़ने वाली रेल लाइन की कल्पना की गई तो ये चुनौती कोई मामूली नहीं थी। ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें आसमान छूते पहाड़ हैं, तो रास्ते के बीचों बीच बहती नदियां हैं और गहरी घाटियां भी। 26 जनवरी 1998 को जब इसका उद्घाटन हुआ तो ये देश को आजादी के बाद रेलवे का सबसे बड़ा तोहफा था। इससे पहले भारत में रेल का विकास कमोबेश उसी तकनीक से हुआ जिसका इस्तेमाल आजादी के पहले से होता आ रहा था। लेकिन 760 किलोमीटर की इस परियोजना ने रेलवे के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। पूरे रास्ते में 2000 पुल हैं तो 91 सुरंगें हैं। कोंकण रेल के इस सफर में मुसाफिरों की आंखें थक जाती हैं, लेकिन खूबसूरत नजारों का सिलसिला खत्म नहीं होता। कोंकण रेलवे की तरह ही कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में कई बड़ी चुनौतियां हैं। जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन को पूरा करना असल में रेलवे इंजीनियरिंग को उसके सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने जैसा है। इस रूट पर काम कर रहे इंजीनियरों के सामने इन दुर्गम रास्तों पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने की भी चुनौती है। सीना ताने हिमालय और हजारों फीट गहरी घाटियों के बीच से रेलवे के लिए रास्ता तैयार कर रहे इंजीनियर किसी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक सपने को पूरा करने के मिशन पर हैं। ऊंची पहाड़ियों के अगल बगल तो कभी उसका सीना चीरकर रेल ट्रैक डालने का काम तेजी से चल रहा है। बनिहाल में काम कर रहे इंजीनियर शरण अपन्ना इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। ये न्यू मॉडर्न टनल जो बोल सकते हैं इसको, ये एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट है, इंडिया का लॉन्गेस्ट कहलाते। ऐसे टनल करने में हम लोग एक दिन भी हम लोग कोई कोलैप्स का कोई एक्सीडेंट का हम लोग कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग बहुत ही सेफ्टी के साथ इस टनल बनाया। इस रूट पर जम्मू और बारामूला के बीच चेनाब नदी पर बन रहा पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल होगा। जम्मू श्रीनगर रेल लाइन को पूरा होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इस रूट के जिन हिस्सों पर ट्रेनें दौड़ने लगी हैं, वहां जिंदगी ने कैसे करवट बदली है, ये आप वहां के लोगों से बात करके समझ सकते हैं। पहले यहाँ पे लोग जब कोई भी बीमार होता था या कुछ होता था और इलाज ना होने की वजह से वो बिल्कुल मर ही जाता था। अब क्या हुआ, अब रेल थ्रू हो गया, अब लोगों का अब ये डिस्टेंस जो हम 2 घंटे में तय करते थे, अब ये डिस्टेंस ओनली 15 मिनट्स में हम ये क्रॉस कर लेंगे। ये ओनली ड्यू टू दिस हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की वजह से सब कुछ हुआ। यहाँ पे लोगों को अच्छी सुविधा मिल गई। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत इम्प्रूव हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे हेल्थ सिस्टम के नाम पे कुछ नहीं है, एजुकेशन नाम पे कुछ नहीं है, प्राइमरी इंस्टीट्यूट्स हैं, सेकेंडरी इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर फाइन। बट देन जो कॉलेज लेवल के हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, यहाँ जनरली इनको या तो श्रीनगर मूव करना पड़ता है या तो जम्मू मूव करना पड़ता है। अगर ये ट्रेन चलेगी तो स्टूडेंट्स कैन अटेंड टू देयर कॉलेजेस, टू यूनिवर्सिटीज एंड दे कैन कम बैक। कभी आतंकवादियों की पनागार बनी कश्मीर घाटी आज देश के बाकी हिस्सों के साथ विकास की रफ्तार में आगे बढ़ने के लिए बेताब है और यहाँ के लोग इस बात को मानने लगे हैं कि विकास की रफ्तार इन पटरियों के साथ जुड़ के ही मिलेगी। इसलिए उन्होंने आतंकवाद को नजरअंदाज करते हुए पूरे उत्साह के साथ रेलवे का स्वागत किया है। मुश्किल पहाड़ी रास्तों को फतह करने का भारतीय रेल का सिलसिला यूं तो काफी पुराना है। दार्जिलिंग ट्रांस हिमालयन रेलवे और नीलगिरी पर्वतीय रेल और कालका शिमला रेल इसकी मिसाल हैं। फर्क बस इतना है कि दूर दराज के इलाकों तक रेल लाइनों को ले जाने के पीछे का मकसद तब जन कल्याण नहीं था, बल्कि ऐशगाह के तौर पर विकसित किए गए हिल स्टेशनों को रेल से जोड़ने की ब्रिटिश हुकूमत की जरूरत का हिस्सा थी। हालांकि 2 फीट चौड़े नैरो गेज पर चलने वाली ये ट्रेनें आज वर्ल्ड हेरिटेज भी हैं और भारतीय रेल की पहचान का अहम हिस्सा भी। चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का कहना है कि छैया छैया ने उन्हें जितना नाम दिया उतना और किसी गाने ने नहीं। ये भारतीय रेल की उन्हें सौगात है। सारी इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारी इश्क की छाँव चल छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया, चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। माउंटेन रेलवे की खूबसूरती और शानदार मौसम का लुत्फ देश में हर जगह तो नहीं मिल सकता, लेकिन रेलवे का सफर किस कदर यादगार और लग्जूरियस हो सकता है, इसकी एक बानगी है पैलेस ऑन व्हील्स और डेक्कन ओडिसी। विदेशी पर्यटकों को ध्यान में रखकर चलाई गई ये ट्रेनें अपने राजसी ठाठ के लिए जानी जाती हैं। पांच सितारा सुविधाओं से लैस इन ट्रेनों में पर्यटकों के लिए एसी बेडरूम, अटैच बाथरूम, एलसीडी टेलीविजन, डीवीडी प्लेयर, रेस्टोरेंट, बार से लेकर जिम और स्पा तक की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। 14 से 21 डिब्बों वाली इन ट्रेनों के हर सलून का इंटीरियर अलग है, जिसे देश के नामी गिरामी डिजाइनरों ने तैयार किया है। विदेशी सैलानियों को भारतीय शाही संस्कृति की झलक पेश करती हुई ये ट्रेनें अपने रूट के कई पर्यटक स्थलों को जोड़ती हैं। जाहिर है सैलानियों को इस शाही मेहमान नवाजी की कीमत भी हजारों डॉलर में चुकानी होती है। भारतीय रेल में आम आदमी के लिए सफर इन टूरिस्ट ट्रेनों की तरह राजसी भले न हो, लेकिन आज भी ट्रेनें आवागमन का सबसे सस्ता जरिया हैं। इसके पीछे सरकारी नियंत्रण तो है ही, लेकिन ये मुमकिन ना हो पाता अगर मुसाफिरों से होने वाले घाटे की भरपाई माल ढुलाई से ना होती। भारतीय रेलवे की 7,000 गाड़ियां हर रोज 26.5 लाख टन माल की ढुलाई करती हैं। चीन, रूस और अमेरिका के बाद भारत ऐसा चौथा देश है जो साल में 1 अरब टन से ज्यादा माल ढुलाई की क्षमता रखता है। रेलवे की 65% आमदनी माल ढुलाई से होती है, जबकि पैसेंजर से सिर्फ 27%। पिछले 160 साल में भारतीय रेल के विकास को कम करके नहीं आंका जा सकता।
लेकिन विस्तार और आधुनिकीकरण के मोर्चे पर भारतीय रेल पिछड़ती दिखाई देती है। हमसे कहीं बाद में शुरुआत करने वाले मुल्क कहीं आगे निकल गए हैं। सवाल ये है कि आखिर चूक कहाँ हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत का रेल नेटवर्क 53,596 किलोमीटर का था। उस हिसाब से आजादी के बाद आज तक हम इसमें बमुश्किल 10,000 किलोमीटर का ही इजाफा कर पाए हैं। अब इन आंकड़ों को जरा पड़ोसी चीन के बरक्स रखकर देखिए। हमारे देश की आजादी के वक्त चीन का नेटवर्क सिर्फ 27,000 किलोमीटर का था, लेकिन आज चीन के पास 98,000 किलोमीटर का विशाल रेल नेटवर्क है। गौर करने वाली बात यह भी है कि चीन में रेलवे की शुरुआत भारत से 23 साल बाद हुई, यानी 1876 में, और उसकी पहली ट्रेन भी महज 9 मील तक ही चली थी। औसत के लिहाज से देखें तो चीन अपने रेल नेटवर्क में हर साल 2000 किलोमीटर का इजाफा करता है, जबकि भारत सिर्फ 400 किलोमीटर। चीन में मालगाड़ियों की औसत रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि हमारे यहाँ मालगाड़ियों की औसत रफ्तार 26 किलोमीटर प्रति घंटा। रफ्तार का ये फासला बुलेट ट्रेनों तक आते आते तो और भी बड़ा हो जाता है। चीन के पास आज करीब 10,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। इस नेटवर्क पर 300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती हैं बुलेट ट्रेनें। इस रफ्तार से बीजिंग से ग्वांगझाऊ तक के 1200 मील का सफर पूरा करने में सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट का वक्त लगता है। चीन की योजना 2015 तक 17,000 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार करने की है, जबकि भारत में बुलेट ट्रेन की योजना बजट भाषण से आगे नहीं बढ़ पाई। हमने भी अच्छी क्वालिटी फैसिलिटीज फैसिलिटीज दी हैं, लेकिन अब जैसे हम बात करें बुलेट ट्रेन की बात करें, जो बहुत लग्जरियस बुलेट ट्रेन हैं, विदेशों में कई जगह चलती हैं, चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, इटली, तो उसमें अभी हमें काम करना है और देखना है कि हम वो हाई स्पीड ट्रैवल जो है बुलेट ट्रेन वाला ट्रैवल वो कितने हद तक दे पाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत इन्वेस्टमेंट हैवी एक्टिविटी है। सिर्फ आधुनिकीकरण ही नहीं, सुरक्षा और सुविधा के मानकों पर भी भारतीय रेल को लंबा सफर तय करना है। काकोडकर कमेटी की हालिया रिपोर्ट की माने तो मौजूदा रेल नेटवर्क पर जबरदस्त दबाव है, जिसकी वजह से हादसों की आशंका लगातार बनी रहती है। रेल लाइनों की लंबाई के हिसाब से ट्रेनों की तादाद कहीं ज्यादा है और हर साल बजट में नई ट्रेनों की घोषणा इस दबाव को और बढ़ा देती है। जानकारों का मानना है कि पैसेंजर और फ्रेट लाइनों को अलग करना इस मुश्किल का हल हो सकता है, लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की योजना एक लंबे अरसे से फाइलों में ही सिमटी हुई है। जानकारों का मानना है कि भारतीय रेल पर सरकारी नियंत्रण के फायदे हैं तो नुकसान भी। इससे रेलवे का जन कल्याणकारी चरित्र जरूर बरकरार रहा, लेकिन सियासत की संकरी सोच विकास के बड़े वजन पर हावी रही। रेल मंत्री का ओहदा संभालने वालों पर क्षेत्रवाद के आरोप लगते रहे। आगे के चैलेंजेस हैं तो मॉडर्नाइज, हमें इसी कॉस्ट पे इसको प्रोवाइड करना, और दूसरी क्षमता का विस्तार। अगर ऐसा है जिसको आपको चलना है तो उसको क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। क्षमता को बढ़ाने के लिए जो जरूरत है इनपुट्स की, मॉनिटरी इनपुट्स की। नंबर 2820 उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस टू उड़ीसा। शताब्दी है, शताब्दी ऊपर ही पड़ेगा। वैसे दुनिया के विकसित रेल नेटवर्क के सामने भारतीय रेल की तस्वीर थोड़ी कम ग्लैमरस भले दिखती है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि भारतीय रेल ने अपने अब तक के सफर में रफ्तार भले ही नहीं हासिल की, लेकिन सामाजिक सरोकारों का भार बखूबी उठाती रही।